Hi and Jai Hind student. Let's begin a very important topic in statistics called as correlation. हाँ, दो दोस्तों के बीच का रिलेशन नहीं नहीं, वो लव रिलेशन, वो लव ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन वन वेरिएबल. हाँ, अगर एक में बदलाव होगा तो दूसरे में भी बदलाव होगा. क्या दोस्त समझ रहे हो क्या? नहीं. चलिए पूरा चैप्टर समझते हैं, न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं, इसीलिए पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा. हाँ, इस चैप्टर को पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एक शॉट में, तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक. तो कोरिलेशन क्या है? तो कोरिलेशन रिलेशनशिप से बनाया गया वर्ड है. किसके बीच में रिलेशन? रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन. अगर आपके पास एक सीरीज ऑफ डाटा दिया हुआ है, उस पे जो दोनों वैल्यूज हैं, उन दोनों वैल्यूज का आपस में क्या रिलेशन है, इसको मेजर करता है, इसमें वैल्यू बताता है कोरिलेशन. आइए एक डेफिनेशन भी याद कर लेते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ कोनोर, हाँ, इफ टू और मोर क्वांटिटीज वेरी, वेरी मतलब चेंज, इफ टू और मोर क्वांटिटीज चेंज इन सिंपैथी so that the movements in one tend to accompanied by corresponding movement in the other, then they are said to be correlated. अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे को इफेक्ट डाल रहे हैं, असर डाल रहे हैं, पहले के चेंज होने पे दूसरे में भी चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों को रिलेटेड हैं. क्लियर? और वरना नॉट कोरिलेटेड. चलिए आइए कोरिलेशन को का इंपॉर्टेंस, का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या जरूरी है हमारे रियल लाइफ में, हमारे आज की जिंदगी में कोरिलेशन को समझना. तो कोरिलेशन अगर पढ़ लिया तो आप जान सकते हैं कि क्या रिलेशन होगा और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैसा होगा, कितने वैल्यू का रिलेशन होगा दोनों के हद तक, कितने चेंज आएंगे दोनों के हद तक, ये बता सकते हैं. कोरिलेशन हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक इवेंट. मैं एग्जांपल दे सकता हूं, बड़ा आसान सा एग्जांपल देता हूं कि इकोनॉमी में चल रहा है बूम. हाँ, प्रॉस्पेरिटी का दूसरा नाम है बूम. तो अब इसका कोरिलेशन क्या होगा? हायर इनकम. और कोरिलेशन क्या होगा? हायर स्पेंडिंग, हायर सेविंग्स, हायर ग्रोथ. देखा? तो कोरिलेटेड है, सब आपस में जुड़े हुए. एक फैक्टर दूसरे कई सारे वेरिएबल्स को अफेक्ट डाल रहा है, इसी को कहते हैं हम कोरिलेटेड फैक्टर्स. तो हेल्प करता है इकोनॉमिक इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने में. एक और एग्जांपल दूं. चलो, मार्केट में डिमांड फॉर, मान लेते हैं, हाँ, डिमांड फॉर पोटैटोज राइज हो गई. चलो, अरे आलू, आलू का डिमांड बढ़ गया मार्केट में, और सप्लाई तो फील्ड पे डिपेंड करती है, खेतों पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है, वो भी एक सर्टेन इंटरवल बाद ही मिल सकती है. तो अब डिमांड नहीं इंक्रीज, सॉरी, सप्लाई नहीं इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो गई. बताइए क्या होगा? प्राइस राइज. तो इकोनॉमिक इवेंट्स को समझने के लिए आप कोरिलेशन का इस्तेमाल, हाँ, है ना, कोरिलेटेड. प्राइस और डिमांड में नेगेटिव कोरिलेशन है. ठीक है, चलिए आगे समझते हैं. इट हेल्प्स टू एस्टिमेट द चेंज इन द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल विद द वैल्यू ऑफ अनदर. एक में चेंज होगा तो हम दूसरे के बारे में पता लगा सकते हैं, ना. और हेल्प करता है बिजनेसेस को डिसीजन लेने में. हाँ, अगर आज के बिजनेस में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बिजनेसमैन को आने वाले टाइम के हिसाब से कर. हाँ, एक गोल्ड स्मिथ है फॉर एग्जाम्पल, उसे पता होना चाहिए कि आने वाले पीरियड में गोल्ड के दाम बढ़ेंगे कि गिरेंगे. उसी के अकॉर्डिंग अपनी वो मार्केट में परचेज और सेलिंग की स्ट्रेटेजी बनाता है कि नहीं? डिसीजन मेकिंग मदद करता है. आइए टाइप्स ऑफ कोरिलेशन समझते हैं. पहला है कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज. जब हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ही, दो वेरिएबल होंगे इसके अंदर, दोनों वेरिएबल साथ में बढ़ेंगे या साथ में घटेंगे. That means increase in one variable will lead to increase in the other. एक एग्जांपल देता हूं इसके लिए पॉजिटिव कोरिलेशन का, वो है एग्जांपल सप्लाई का. जैसे प्राइस इंक्रीजेज, सप्लाई इंक्रीजेज. क्यों? क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ने लगेगी, प्राइस ऑफ कमोडिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, जो सेलर है, हाँ, जो सेलर है वो अपनी सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा. दोनों क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है. मतलब दोनों ही साथ में इंक्रीज होंगे. इसका मतलब जब डिक्रीज होगा तो दोनों साथ में क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. तो दोनों ही क्या है? पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. अर्थात दोनों के बीच में जब पॉजिटिव वर्ड आएगा तो समझ जाएंगे डायरेक्ट क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है. इंक्रीज पे इंक्रीज और डिक्रीज पे डिक्रीज.
का उल्टा होने वाला है नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन देयर इज चेंज इन वन वेरिएबल, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वन, द डिक्रीज इन अदर। हाँ, इसे कहते हैं हम लोग इनवर्स कोरिलेशन। क्या वर्ड है? इनवर्स। इनवर्स में एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल है प्राइस और डिमांड में रिलेशन। प्राइस जैसे जैसे लोगों चीजों की इंक्रीज होने लगती है, प्राइस महंगी होती है, उसकी डिमांड मार्केट में कम होती है, क्योंकि मैं और आप जो कंज्यूमर है वो डिमांड करते हैं, वो कम करते हैं। हाँ, तुम और मैं मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं? महंगी चीज होती है तो कम खरीद के आते हैं, है ना? तो हो गया ना नेगेटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा घटा, या दूसरा घटा तो पहला बढ़ा। ये है नेगेटिव कोरिलेशन। आइए और टाइप्स पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ वेरिएशंस। जैसे लीनियर की बात करें, लीनियर मतलब होता है इन लाइन। इसका मतलब है इसमें जो चेंज आ रहा होगा दोनों का वो हमेशा एक जैसा हो, कांस्टेंट चेंज होगा। एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा लीनियर कोरिलेशन का मतलब। जैसे अगर इंक्रीज इन इनकम हुई 10% से, एक व्यक्ति की इनकम बढ़ी 10%, तो जैसे ही 10% इनकम बढ़ेगी उसके खर्चे 8% से बढ़ जाएंगे। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 10% से बढ़ गई, उसके खर्चे 8% से बढ़ जा रहे हैं। अब रेशियो क्या है? हर बार सेम। इसे कहेंगे लीनियर। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्या कहते हो? रियल लाइफ में हम लोग नॉन लीनियर ही होता होगा। क्यों? नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा? जो वेरिएशंस होंगे, जो रेशियोज होंगे, वो चेंज होते, कांस्टेंट होना हो सकता है। इसमें क्या एग्जांपल है? आइए उसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं। हाँ, उसी एग्जांपल को फिर से। व्हेन देयर इज increase in income of 10%, the expenditure increase by 8% in one situation and 7% in another situation। तो इस बार चेंज इन एक्सपेंडिचर क्या है? हर बार अलग अलग है। इसे कहेंगे नॉन लीनियर। तो रियल लाइफ में मैंने कहा नॉन लीनियर ही होता होगा ज्यादा। आइए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स समझते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, पहला है सिंपल कोरिलेशन। इसमें दो ही वेरिएबल्स होंगे। कितने होंगे? सिर्फ दो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्राइस और डिमांड का, या दूसरा एग्जांपल दिया था प्राइस और सप्लाई का, या इसमें एग्जांपल दिया है इनकम और एक्सपेंडिचर का। इनकम और एक्सपेंडिचर दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है? इन दो में ही अगर क्या हो, रिलेशन स्टडी करना हो, इनकम इंक्रीज, हो गया ना पॉजिटिव रिलेशन। तो ये एग्जांपल है वो सिंपल कोरिलेशन का। अब मल्टीपल में क्या हो जाएगा? दो से अधिक वेरिएबल होंगे। हाँ, जैसे फार्म का प्रोडक्शन, खेती का प्रोडक्शन। अब खेती का प्रोडक्शन डिपेंड करता है रेनफॉल पर, मतलब वाटर सप्लाई पर, फर्टिलाइजर पर, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी पर, डिपेंड करता है सीड्स पर। सोचिए, एक नहीं कई सारे फैक्टर उस आउटपुट को डिसाइड करते हैं। कई सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। तो मल्टीपल कोरिलेशन। आइए एक और कोरिलेशन हो सकता है जिसे कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल में दो से अधिक तो वेरिएबल होंगे, ये तो पक्का हो गया, बट कुछ फैक्टर्स इसमें कांस्टेंट हो जाए, ठीक है? एक ऐसा कोरिलेशन व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर अंडर स्टडी व्हाइल अदर वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। जैसे लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें। हाँ, लॉ ऑफ सप्लाई का एग्जांपल दे सकते हैं। प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। हो गया पॉजिटिव रिलेशन दोनों में, ठीक है? बट अदर फैक्टर्स लाइक द डिमांड ऑफ द प्रोड्यूसर, सॉरी, द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, तो ये क्या है? ये कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को मान के चल रहे हैं, इसीलिए पार्शियल, ठीक है? आइए डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री मतलब होता है मेजरनेस ऑफ क्लोजनेस ऑफ रिलेशन। कितने नजदीक हैं दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या नजदीकी है। आइए परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन मतलब होता है जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो एकदम सेम प्रपोर्शन में चेंज होते हैं, या दोनों पॉजिटिव जाएंगे या दोनों नेगेटिव जाएंगे। दोनों हो सकता है, परफेक्ट में कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता। हाँ, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू, हम इसे कह सकते हैं नो कोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड या जीरो कोरिलेशन। अब प्राइस ऑफ टी, ध्यान से सुनिएगा, प्राइस ऑफ टी और कार में क्या कोरिलेशन है? चाय के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा? कार बिकना बंद हो जाएगी? क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ, कोई कार की सेल में, कार की बिक्री में और चाय की बिक्री में, चाय के सेल में कोई रिलेशन ही नहीं।
सही बात है, नहीं बैठता है, पर चाय और कॉफी में बैठता है। चाय, टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। तो अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा, डिमांड ऑफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा, डिमांड ऑफ टी डिक्रीज हो जाएगा और सप्लाई ऑफ कॉफी इंक्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन है थोड़ा पॉजिटिव या थोड़ा, कंप्लीट कोरिलेशन नहीं है रियल लाइफ। आइए, कोरिलेशन को स्टडी करने के लिए कई तरीके हैं। एक है स्कैटर डायग्राम, जिसमें हम डायग्राम बना करके, हाँ मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा, जिसमें हम डायग्राम बना करके क्या कर सकते हैं, कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। और दो तो नंबर से है, जो हम न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे। यस, आई विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल फॉर यू, और इसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूं आपको न्यूमेरिकल हर एक लगाने में, यस बहुत मक्खन की तरह लगा लोगे, सिंपल। चलिए मैं करूंगा भी। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इजीएस्ट मेथड की, जिसका नाम है स्कैटर मेथड। ये सबसे आसान मेथड है। एक्चुअली स्कैटर डायग्राम एक डायग्राम होता है, एक ग्राफ होता है, जो डिग्री एंड डायरेक्शन दोनों बताता है। हाँ, इस डायग्राम में आप देखेंगे दोनों वेरिएबल्स को एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट कहता है। एक को एक्स एक्सिस में वेरिएबल को, दूसरे को वाई एक्सिस में। जैसे प्राइस को एक्स में कर दिया तो क्वांटिटी डिमांडेड को वाई में कर दिया। हाँ, इससे मेजर कर सकते हैं। आइए, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होगा। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन में जो वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ इंक्रीज करती हुई नजर आएगी। दिखाता हूं, एक ये डायग्राम दिखा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। ये रहा ऐसा, इसमें डॉटेड जो होंगी वैल्यूज कैसी होंगी, देखिए मैंने डॉट 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 जो बनाया वो एकदम लेफ्ट, कहां से, लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक अब तक ले गए। एग्जांपल है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मैंने ऊपर लिख दिया प्राइस वाई एक्सिस की तरफ और एक्स एक्सिस की तरफ लिख दिया क्यूएस क्वांटिटी सप्लाई। ये एग्जांपल है पॉजिटिव का। ठीक इसका उल्टा होने वाला है नेगेटिव कोरिलेशन का। नेगेटिव कोरिलेशन का डायग्राम मुझसे पूछोगे तो मैं डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाऊंगा, ठीक अपोजिट होने वाला है। इसमें लेफ्ट अपवर्ड से राइट डाउनवर्ड चले, ठीक है। यहां अगेन डॉट डॉट बना दे। तो अगर क्या हो, ये है आपके पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने लिखा क्यूडी, ठीक है। ये डायग्राम जो है वो है परफेक्ट नेगेटिव, है ना, डाउनवर्ड जा रहा है, देखिए नेगेटिव है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फिर आता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में लाइन अपवर्ड मूव करेगी, लाइन अपवर्ड ऐसे ऐसे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, इसे कहेंगे पॉजिटिव। और इसका उल्टा कर दीजिए, कहां जाएगी लाइन, नेगेटिव कोरिलेशन। याद रखिएगा, नेगेटिव कोरिलेशन में एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। और नो कोरिलेशन में क्या हो जाएगा, कोई भी डायग्राम क्या होगा, क्लियर नहीं होगा। इसमें जो डायग्राम होगा नो कोरिलेशन में कहीं फिक्स नहीं होगा, कहीं भी क्या होगा, देखिए डॉट 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 पूरी जगह रिप्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे मैंने कहा प्राइस ऑफ टी एंड सेल ऑफ कार, या डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ कार, यहां मैंने लिख दिया कार और टी का क्या रिलेशन है, अरे भाई कोई रिलेशन नहीं है, जीरो कोरिलेशन है। तो ये है स्कैटर डायग्राम्स, है ना आसान। आइए, क्या फायदे हैं स्कैटर डायग्राम के, सबसे आसान है, देखते ही यूं चुटकियों में बता देंगे रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंड करना आसान है, इसको समझना और समझाना आसान है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नंबर्स क्या है, इसका गया भाड़ में, नंबर्स तो गए भाड़ में, नंबर्स का कोई लेना नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज रहेंगी नहीं रहेंगी उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, साइज चेंज नहीं होगा, बड़े से बड़ा डायग्राम प्लॉट कर सकते। बट सारी अच्छाई नहीं है इसके डायग्राम में, बहुत बुराई है। ये तो फिर बाकी के दो मेथड किस काम आते हैं, वो जो कार्ल पियर्सन का मेथड है, स्पीयरमैन का मेथड है। आइए बुराई देखते हैं, ये बुराई उन दोनों में दूर होगी। पहला है, ये रफ बताता है, रफ मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, आपको आइडिया लग जाती है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, पर नंबर मांगूंगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कोरिलेशन, तो नंबर दे पाओगे नहीं, स्कैटर डायग्राम में नहीं दे पाओगे। दूसरा है, एक प्रिसाइज अर्थात एक्यूरेट मेजर नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है, और लार्ज जहां ऑब्जर्वेशन होगी वहां तो ये काम ही नहीं कर, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही टाइडियस काम होगा, जब बहुत ज़्यादा डाटास होंगी, ठीक है ना। आइए, इनका इलाज,
चैटर डायग्राम का इलाज है कार्ल पियर्सन, भगवान ऑफ द कोरिलेशन। हाँ भाई, कोरिलेशन के सबसे बड़े गुरु, फेमस ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिशियन, जिनका कोरिलेशन का मेजरमेंट सबसे पॉपुलर है। हाँ, मोस्ट पॉपुलर, इट इज द क्वांटिटेटिव मेथड। याद रखिएगा, कोरिलेशन का नंबर देने वाले पहले व्यक्ति थे, इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले पहले व्यक्ति थे। कई बार इसको बोलते हैं पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द मोस्ट वाइडली एंड एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कोरिलेशन। ये फॉर्मूले को मत देखिए, मैं भी आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे कराने जा रहा हूं। दोनों कराऊंगा, एक डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। स्क्रीन पे आ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड ऑफ कोरिलेशन। इसके लिए आपको क्या दिया होगा, दो वैल्यूज दी होंगी, दो वेरिएबल्स दिए होंगे, वो दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई के रूप में होंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक्स नाम का वेरिएबल दिया हुआ है, ये गिवन होगा, और वाई दिया होगा। ये टेबल आपको बनाना है, ध्यान से देख लीजिए। क्लियर? सबसे पहले मेथड जिसमें हम कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ कोरिलेशन, इस डायरेक्ट मेथड में आप मीन निकाल के, क्या, यू हैव टू फाइंड मीन, और तब आपको क्या करना है, आगे करना है, मीन निकालना पड़ेगा। तो आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं, मेरे पास स्क्रीन पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, मैं मीन निकाल रहा हूं आपके सामने। हमको मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, दैट इज, इसको प्लस करिए, 5 6 7 8 9, इसको प्लस करिए, टोटल करिए, तो आप बोलेंगे इसको समेशन एक्स, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5 35, प्लस करने पे आ रहा है 35, आप करके देख लीजिए, 35 आ रहा है, 35 अपॉन एन। तो आपका मीन कितना आ रहा है, मीन आ रहा है आपका पहले वेरिएबल का, पहले वेरिएबल का आ रहा है 7, पहले वेरिएबल का आ रहा है मीन 7। अब ये जो x है, ये क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन, क्या, डेविएशन फ्रॉम मीन। ये जो x दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस एक्स, क्या करेंगे आप, ये करेंगे, ये जो x है इसमें से माइनस मीन कर देंगे, मतलब 7 माइनस 5, 6 माइनस 5, सॉरी 6 माइनस 7, 7 माइनस 7, 8 माइनस 7, 9 माइनस 7। क्यों? क्योंकि 7 आपका मीन है, आपने एक्चुअल मीन से निकालना है। क्या करना है, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट मेथड है। तो आप करेंगे 5 माइनस 7, कितना बचेगा, -2, 6 माइनस 7, 7 माइनस 7, 8 माइनस 7, 9 माइनस 7। देखा, जिसमें एक्चुअल मीन होता है उसमें डेविएशन की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 0 आती है। देखिए, सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज 0, आप डेविएशन ऑफ x करके देख लीजिए, 0 आएगा, ये पहचान भी होती है। आपका आंसर सही है। आइए इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब x का स्क्वायर, इस डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, डेविएशन का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 1 4, इसको प्लस कर दीजिए, की वैल्यू आएगी समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई, 4 1 5, 5 और 5 10, तो आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 10। आइए अब दूसरी वैल्यू, ये गिवन होगी, टेंशन न लीजिए, ये x गिवन होगा, ये y, अर्थात एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल तो देंगे ही देंगे, तभी तो कोरिलेशन बनेगा। फिर से इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वापस वही करेंगे, समेशन y अपॉन n। जब इसका भी आप y निकालेंगे तो समेशन y इसका आएगा, अगेन मैंने बहुत सिंपल नंबर लिया है, 35 ही आएगा, का भी मीन 7 ही आएगा। क्या करके देखिएगा, 7 आएगा। और आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, ये छोटा y, ये कैपिटल Y है, स्मॉल y है, स्मॉल y क्या है, y माइनस y मीन। क्या करना है, इस y में से मीन माइनस करना है, मतलब 7 माइनस 7, क्योंकि मीन हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, इसका मीन कितना आ रहा है, अगेन 7 आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये देख लीजिए, नीचे दिखा देता हूँ, y का मीन निकालना है आपको, 35 अपॉन 5, आपका मीन आएगा, ये रहा 35 टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज 5। तो 7 माइनस 7 क्या बचेगा, 9 माइनस 7, देखिए क्या फॉर्मूला है, y माइनस, ठीक है ना, y माइनस y मीन, 9 माइनस 7 क्या बचेगा, 2, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 7, 5 माइनस 7 आ गया। अब आप फिर से कर दो इसका भी स्क्वायर, y का स्क्वायर कर दीजिए,
0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 एंड 4। आइए अब क्या करना है, x इंटू वाई, आपके पास x भी है y भी है। आइए 2 इंटू 0 या 0, 1 इंटू 2 के पास आ गया -2 क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन 0 इंटू 1 0, देन 1 इंटू -1 आंसर आ जाएगा -1, देन 2 इंटू माइनस क्या आ जाएगा, समेशन एक्स वाई की वैल्यू आ गई। समेशन एक्स वाई कितना आया, -4 और -1 -5, -5 और 2, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया आंसर, -7। आइए पुट करते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। आप फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि कोरिलेशन इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और दूसरा फॉर्मूला नीचे देखिए, हम ये सेकंड फॉर्मूले में पुट, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, एक एक करके पुट करते हैं। समेशन एक्स वाई कितना आया आपका, -7। ऊपर टॉप में आप लिखेंगे माइनस, समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, -7 आ गया, -7 देख लीजिए, ठीक है। फिर आइए नीचे देखिए, नीचे आपके पास है अंडर रूट में क्या करना है, समेशन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में आपको करना है समेशन स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, 10। देखिए समेशन एक्स स्क्वायर है आपके पास 10। समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर इसको करिए टोटल, आपके पास समेशन वाई स्क्वायर भी है 10। 10 इंटू 10 क्या दिख रही है वैल्यू, -7 अपॉन √10 और √10 बन जाएगा 10। तब आपके पास वैल्यू आ गई डेसिमल में 0.7, है ना, माइनस में वैल्यू आ गई, और यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ को। आसान है ना। ध्यान देने लायक बात क्या है इसमें कि आपको मीन निकालना होगा, पहले वेरिएबल का भी मीन निकालना होगा, फिर उससे डेविएशन निकालना होगा और उसका स्क्वायर करना होगा। सिमिलरली दूसरे वाले वेरिएबल का ये दिया होगा गिवन, आपको इसका भी मीन निकालना होगा, का डेविएशन निकालेंगे, सही डेविएशन स्क्वायर करना। क्लियर। तो ये मेथड है डायरेक्ट मेथड। आइए अब करते हैं शॉर्टकट मेथड, और यही मेथड आपको करना ही है। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये मेथड हमें क्यों करना है, हम दूसरा मेथड करना चाहते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम क्या है, आपको जो मीन निकालना है वो मीन जो है अगर डेसिमल में आ गया तो सोचिए, इमेजिन करिए, वापस देखिए, अगर यहाँ मीन की वैल्यू 7 ना आकर के 6.5 आती, यहाँ पे मीन सॉल्व करने पे 7 आ रहा है, आसान नंबर है, कहीं मीन 6.5 आ जाता तो क्या होता, तब आपका उसको डेविएशन कैसे निकालते, x माइनस एक्स मीन, ठीक है ना, सारी वैल्यू डेसिमल में आती, फिर उसका स्क्वायर करने में हालत खराब हो जाती, क्या कहते हो, इसीलिए ऐसा कहते, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा, आपका मीन जो है डेसिमल में आ जाएगा, 1 या 2 डिजिट के डेसिमल में आ जाएगा, तब बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो इस मेथड को नहीं करना है, नॉलेज के लिए दिखा दिया। और या तो तब करिएगा जब आपके मीन क्या हो, या होल नंबर में हो, मतलब डेसिमल में ना हो आपका मीन, तब आप ये मेथड कर लीजिएगा। चलिए हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड, जो कि आपको करना है, फॉर्मूला देखने में बड़ा और भयानक लग सकता है आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, बट बहुत आसान है। चलो क्या क्या दिया होगा, अगेन आपको पहला और दूसरा 2 वेरिएबल दिए होंगे, आपको अज्यूम करना है, क्या करना है, अज्यूम करना है, कुछ भी मीन ले सकते हैं आप इसमें, क्या है इसका नाम, दूसरा मैंने कहा अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या करना है इसमें, को मान लेना है, अज्यूम मीन लेना है। तो मैंने पहले केस में इसमें मीन ले लिया, लेट मीन बी 6, मुझे मालूम है मीन इसका 7 आ रहा है, पर मैं कह रहा हूँ लेट मीन कर लिया 6। अब इस बार क्या करेंगे, x कैसे निकालेंगे, डी एक्स लिखा है, डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, क्या x माइनस, क्या लिख रहा हूं, x माइनस ए, देखा अज्यूम मीन, क्या माना है मैंने a, चलिए a मान लिया है 6 को, अज्यूम मीन मान लिया है 6 को, तो 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 करूंगा तो 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 6 3, और इसी का क्या करना है, फिर स्क्वायर करना है। अज्यूम मीन से सॉल्व किया, पहले डेविएशन निकाला, फिर इसका स्क्वायर करेंगे,
-1 का स्क्वायर करेंगे 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर 9। याद रखिएगा इस बार इन सबको ऐड भी करते जाना है। ऐड करिए, समेशन dx क्या वैल्यू आ रही है 3 + 2 5 5 1 6 6 क्या अगेन बच गया 5 पॉजिटिव, यहाँ आ गया 9 1 10 10 और 5 15, समेशन dx का स्क्वायर आपका है 15। क्लियर? आइए अब y का करते हैं, यही सेम प्रोसेस करेंगे, अज्यूम मीन लेंगे। आइए कलर चेंज कर दूं आपके लिए, इस बार कलर ले लिया ये हल्का ब्लू। चलिए यहाँ पर अज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ मैं, अज्यूम में ले लेता हूँ इसमें 7। चलिए इस बार मीन ले लिया है 7 और हम लोग करते हैं। तो अब फिर से क्या करेंगे, y माइनस अज्यूम, क्या लिखा मैंने y माइनस वाई मीन, तभी निकलेगा डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। ये क्या लिखा है डेविएशन फ्रॉम y, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन। 7 - 7 0, 8 - 7 1, 9 - 7 2, 6 - 7 -1, 5 - 7। मैथमेटिकल जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, स्टैटिक्स कर रहे होते हैं, साइन का बहुत ध्यान दिया करें। आइए इसका स्क्वायर कर दें, अगेन इस डेविएशन का स्क्वायर कर दें, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, का स्क्वायर 4 1 और 4। आइए अब dx इंटू डी वाई, ये रहा dx इंटू डी वाई, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 इंटू 2 2 -1 -2 3 क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर है? आइए आगे अब सॉल्व करें इस वैल्यूज़ को, टोटल निकालें। टोटल निकालेंगे तो आप लिखेंगे समेशन डी वाई, कितना आ रहा है समेशन डी वाई -3 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है समेशन डी वाई का स्क्वायर कितना आ रहा है, समेशन डी वाई का स्क्वायर आ रहा है 5 10 5 और 5 10। आइए लास्ट करते हैं, समेशन डी एक्स डी वाई कितना आ रहा है, डी एक्स डी वाई चेक करिए कितना आ रहा है +2 -2 माइनस। चलिए पुट करें, स्टार्ट करें, थोड़ा ध्यान से बस पुट करना है वैल्यू, देखने में बस बड़ा फॉर्मूला है पर करना बहुत आसान है। डी एक्स डी वाई कितना आया है माइनस, यहाँ पे पुट, ठीक है, डी एक्स डी वाई के बदले पुट कर दिया -13। फिर है माइनस डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स है आपके पास 5, डी वाई है 0, दैट मीन्स 5 × 0 अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 4 5, आपका n 5 है। क्या है n आपका, n जो पूछा है यहाँ पर 5 है, अपॉन 5। वैसे भी 0 आ गया तो फिर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर होल अपॉन, ये क्या है देखिए अंडर रूट है, 2 अंडर रूट है, पहला अंडर रूट और ये पहले अंडर रूट में है समेशन डी स्क्वायर एक्स, समेशन डी स्क्वायर एक्स में क्या है 15 माइनस डी एक्स कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 5। इधर क्या है समेशन डी वाई का स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर कितना है 10 माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, डी 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर दैट इज 0 अपॉन 5। आइए सॉल्व करें फटाफट, देखिए क्या आंसर आ रहा है आपके पास, आपके पास आंसर आ रहा है, हाँ आपके पास आंसर आ रहा है, चलिए मेरे हिसाब से आपके पास आंसर आ रहा है ऊपर -6 बच रहा है, ऊपर बच रहा है सिर्फ -6 क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 × 0 0 हो जाएगी। अब यहाँ 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 जा 5 5 जा, 15 - 5 क्या बचेगा 10, अंडर रूट 10 यहाँ बचेगा, अंडर रूट 10 यहाँ बचेगा, दैट मीन्स आपके पास बचेगा 10। ध्यान से देखिए 10 बचेगा ना, यहाँ भी अंडर रूट 10 बच जाएगा, 15 - 5 10 और 10 - 0 की 0 वैल्यू आ जाएगी इसकी, 10 - 0 मतलब 10, तो रूट 10 10 बन जाएगा। सो आपके पास वैल्यू माइनस में -6।
0.6 ये है आपका शॉर्टकट मेथड, जिसमें आपने फॉर्मूला तो दिखने में भयानक है, फॉर्मूला तो दिखने में लंबा है, बट फॉर्मूला इजी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको ले चलते हैं अब वापस थ्योरी पर। के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीयरमैन का कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन जी ने अपना काम तो कर दिया, दोनों दे दिया, शॉर्टकट मेथड दे दिया, हमने आपको समझा दिया मेथड्स के फायदे, मेथड्स के मेरिट्स। कार्ल पियर्सन, हाँ मैंने पहले ही बताया, कार्ल पियर्सन मेथड को मोस्ट पॉपुलर मोस्ट वाइडली यूज मेथड माना गया है, बता दिया क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर देता है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में एग्जैक्ट नंबर, अगर नंबर 1 के नज़दीक होंगे तो वो क्लोजली रिलेटेड बताते हैं, और अवे फ्रॉम 1 होते हैं तो यस लेस क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, 0 के नज़दीक होंगे तो लेस क्लोज। नॉलेज ऑफ द डायरेक्शन बताता है, मैंने बता दिया, डिग्री भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। जैसे मेरे केस में नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरे की डिक्रीज हो रही है। आइए डीमेरिट, बुराई क्या है, तो ये पहले ही मान के चलता है कि दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन है, जैसे कि हमेशा संभव नहीं है। दूसरा है एक्सट्रीम वैल्यूज अगर बहुत बड़ी बड़ी आ जाएंगी तो क्या कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, टीडियस मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है कि नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ता है भाई। आइए इन के बाद आते हैं अगले स्पीयरमैन, हाँ भाला मैन, नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, स्पीयरमैन तो मैं याद दिलाने के लिए बोला। स्पीयरमैन जो हैं उन्होंने कार्ल पियर्सन की कमी को दूर किया, क्योंकि कार्ल पियर्सन क्वांटिटेटिव वैल्यूज तो निकाल सकता है, पर अगर क्वालिटेटिव वैल्यूज हुई तो, जी हाँ, तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फिनोमेना को नहीं स्टडी करता कार्ल पियर्सन। जैसे कि अगर किसी की एफिशिएंसी मेजर, ऑनेस्टी मेजर, ब्यूटी मेजर करनी हो, क्यों ब्यूटी कॉन्टेस्ट जब चल रहा हो और जो पेजेंट में लेडीज वॉक कर रही हैं उनको ब्यूटी का नंबर देना हो तो कार्ल पियर्सन नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। तो ब्यूटी, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, इन नंबरों को, क्योंकि ये क्वालिटेटिव वैल्यू है, के लिए रैंकिंग करना, क्या रैंकिंग, तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स को, वेरिएबल्स को ये मेजर कर सकता है, जी हाँ सच में मेजर कर सकता है, इसीलिए इनका नाम है स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन। आइए हम आपको दिखाते हैं जब रैंक्स दी होंगी तब क्या होगा, रैंक्स नहीं दी होंगी तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको ले चलते हैं जब रैंक्स गिवन होंगी, ये रहेगा क्वेश्चन, आपको दोनों रैंक्स दी होगी, रैंक 1 दैट इज R1, रैंक 2 R2, ये दोनों दिया होगा, तो आपको दो कॉलम और बनाने हैं, एक बनाना है D दैट इज डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स, और दूसरा कॉलम बनाना है D स्क्वायर दैट इज डिफरेंस। ये रैंक गिवन होगी, मैं पहले ही लिख दे रहा हूं कि इसमें रैंक्स आपको निकालनी नहीं है, रैंक्स विल बी गिवन, अगर गिवन है तो ये करेंगे। आइए तो पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 3 माइनस 2 कितना बचेगा 1, 4 माइनस 1 कितना बचेगा 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 5 माइनस 3, ठीक। अब इस d का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9। देखिए जैसे ही स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाती है, देखा ना, 3 का स्क्वायर किया तो -3 इंटू -3 +9 बन जाए। आइए इसको टोटल कर दें तो बन जाएगा समेशन डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर कैसे आएगा, 9 9 18, 18 9 27, 27 और 4, 27 और 4 कितना हुआ 31, 31 और 1, तो आपके पास समेशन डी स्क्वायर आ गया 32। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, क्या है फॉर्मूला, रैंक को रिलेशन का, देख लीजिए क्या है, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, समेशन डी स्क्वायर आपका आ चुका है, डिफरेंस इन रैंक का, जो डिफरेंस इन रैंक आया था उसका स्क्वायर वैल्यू आ चुकी है 32, 6 इंटू 32, ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास, n आपके पास कितना है 5, 5 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 5 का क्यूब माइनस 5 लिख दीजिए, 5 का क्यूब माइनस 5, आप कॉमन भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप एलसीएम मत लीजिएगा, पहले डेसिमल में चेंज करेगा, क्या एलसीएम मत लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 माइनस 6 टू 32, अब 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 125 माइनस 5 करेंगे क्या बचेगा 120,
आइए सिंप्लीफाई कर देते हैं, 6 1 जा 6 और सिंप्लीफाई होगा 2 10 जा 3 जा। सॉल्व करने पे आएगा 1 माइनस 1.6, सॉल्व करने पे आएगा नेगेटिव में पॉइंट, आपका रैंक कोरिलेशन आ जाएगा माइनस 0.6। क्लियर है? तो यहाँ पर रैंक क्या थी? नहीं दी थी, नहीं, रैंक गिवन थी। हाँ, दोनों रैंक दी थी, ये दोनों गिवन होगा, टेंशन मत लीजिए। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें रैंक नहीं दी होगी, रैंक हमें अज्यूम। सर रैंक कैसे लेंगे? तो रैंक आप चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं, रैंक आप डिसेंडिंग ऑर्डर ले सकते हैं। क्या था? रैंक्स आपकी मर्जी है, असेंडिंग में ले लीजिए, मतलब छोटे से बड़े में ले लीजिए, आप चाहिए तो डिसेंडिंग भी ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं सबसे छोटे को, रैंक 1 दे देते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? सबसे छोटा है 35, तो रैंक नंबर 1। तो इसमें रैंक क्या है? नहीं दी है, ठीक है ना? आपको सिर्फ वेरिएबल्स दिया x और y, ये गिवन होगा, ठीक है? और ये टेबल आप बनाएंगे आगे। तो पहला मैंने असेंडिंग ऑर्डर से शुरू किया, 35 सबसे छोटा है, रैंक 1 दे दिया। इससे बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है? 46। उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 52। उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 71। और लास्ट में है 80। तो ये है रैंक 1 2 3 5 4। रैंक नहीं थी, हमने रैंक ले लिया। अब मेरी मर्जी है, हम असेंडिंग से करें तो यहाँ भी असेंडिंग ही करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे? 29। लिया रैंक 1। 29 से बड़ा कौन सा है? 39। रैंक 2। 39 से बड़ा कौन है? 49। फिर 70 एंड लास्ट 75। हो गया बस, बाकी सब सेम है। रैंक नहीं दी थी, रैंक दे दो। चाहे असेंडिंग वाले नंबर से रैंक शुरू करो, सबसे छोटे से बड़ा रैंक शुरू करो, और यहां तो चाहे डिसेंडिंग से। तो रैंक्स इसमें नहीं थी, हमने रैंक बस दे दी, बाकी कोई नया चीज नहीं है। तो डी कैसे निकालेंगे? वही पुराना तरीका, R1 माइनस R2। दैट मीन्स पहली रैंक में से दूसरी रैंक को माइनस करो। ध्यान देना है, साइन को आपको लिखना है। 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0। स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 0 0। आपके पास आ गया समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर आपके पास आ रहा है 516। आइए पुट कर दें, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर होल अपॉन n क्यूब माइनस, यही रहा ना फॉर्मूला। चलिए 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर कितना है? 6 अपॉन 5 का क्यूब माइनस 5। ये 5 का क्यूब क्यों आया? 1 2 4 5। n क्या है? 5। 5 टर्म थे ना, तो इसीलिए n है आपका 5। फिर से पुट कर दीजिए, 5 का क्यूब माइनस 5। आइए 1 माइनस 6 अपॉन 120 जा 6 जा 0 जा 2 10 जा। आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है 1 माइनस 0.3। आपके पास आंसर आना चाहिए 0.7। तो आपके पास रैंक को रिलेशन आ गया 0.7। आपने भी लगा लिया है। याद रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल करो तो देखना नहीं है, लगाना है। अगर आपको लगता है देख कर करके, हाँ देखने में लग रहा होगा सर बड़ा ईजी है, बड़ा मज़ेदार है सर, और तुम लगाओ और तब जानो कि मज़ेदार है कि नहीं है। क्योंकि देख करके सब में आसान लगता है, करते समय पता चलता है कि हमसे क्या मिस्टेक हो रही है। तो न्यूमेरिकल्स देखने की चीज़ नहीं है, प्लीज़ स्टैटिस्टिक्स को स्वयं लगाइए। चलिए अब के बारे में क्या होने वाला है? रैंक्स नहीं दिए ये तो पक्की बात है, साथ में रैंक रिपीट होने वाली है। क्या नई बात है इसमें? रैंक्स आर नॉट गिवन एंड ऑल्सो रैंक्स आर रिपीटेड। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें रैंक्स रिपीट होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर शुरू करेंगे। पहला नंबर दिख रहा है 25, रैंक नंबर 1। 25 से बड़ा कौन है? 29, रैंक 2 दे देंगे। उसके बाद 2 के बाद रैंक नंबर 3। रैंक नंबर 3 भी है
42 को और 4 भी 42। देखिए आपके पास रिपीट हो रहा है रैंक, क्या क्या कॉमन रैंक क्या लिख रहा हूँ, देखिए कॉमन रैंक कौन कौन सी रैंक रिपीट हो रही है, 3 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3.5। क्यों 3 और 4 क्यों, क्योंकि 1 और 2 रैंक पूरी हो चुकी है। सबसे छोटा नंबर 25 था, मैंने असेंडिंग ऑर्डर से पहला रैंक दिया, उससे बड़ा आया 29, रैंक मैंने 2 दिया, 29 से बड़ा 42, फिर 42, तो रैंक रिपीट हो गई। थर्ड और फोर्थ, क्या थर्ड और फोर्थ, इसीलिए मैंने लिखा थर्ड और फोर्थ। देखा थर्ड फोर्थ क्यों लिखा, अपॉन 2 क्यों किया, क्योंकि 2 नंबर है, इसका हाफ करेंगे। 3 नंबर होंगे तो अपॉन 3 करेंगे। डेसिमल भी करने में कितना आ गया 3.5, तो यहां पर आ जाएगा 3.5 3.5। दोनों को कॉमन रैंक देनी होती है। क्या देना होता है, जब रैंक्स रिपीट होती हैं तो कॉमन रैंक देना होता है। फिर से रैंक रिपीट होती है तो आपको कॉमन रैंक देना होता है। अब 4 तक रैंक खत्म हो चुकी है, आपके पास 4 तक रैंक खत्म हो गई है, तो 56 की रैंक क्या होगी 5 हो गए, पांचों रैंक खत्म। आइए फिर से शुरू करते हैं, बाय को देखते हैं, इस वेरिएबल को देखते हैं, यहां पर भी यही रूल लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे, पहला है रैंक 1 29, रैंक 2 भी 29, रैंक 3 भी 29। फर्स्ट इस बार 3 रैंक हो रही है रिपीट। क्या कॉमन रैंक कौन कौन है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो अपॉन क्या करेंगे 3। 3 क्यों किया, क्योंकि 3 रैंक आ रही है 1 2 3, तो अपॉन 3 किया तो वैल्यू क्या आ गई 6। 6 अपॉन 3 करेंगे तो 2, तो तीनों में क्या रैंक लिखेंगे, कॉमन क्या लिखेंगे तीनों में 2 2 2, क्या लिखेंगे तीनों में रैंक 2 2 2। समझ गए, तीनों में 2 2 2 क्यों लिखा, क्योंकि तीनों की कॉमन रैंक हो जाए। ऐसा कब करते हैं, जब रैंक से रिपीट हो। अब फिर देखिए फिर रिपीट हो रही है रैंक, हाँ इस बार रैंक कौन से रिपीट हो रही है, आपकी 3 तक रैंक फिनिश हो चुकी है। देखिए 3 तक रैंक आपकी खत्म, पर 39 की रैंक क्या होगी 4, और इस 39 की होगी 5, तो 4 और 5 का भी अपॉन 2 करेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा कॉमन रैंक, जगह कम है मेरे पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 कॉमन रैंक वहाँ लिखा है, एक ये और एक, यहाँ पे आ जाएगा 9/2, वैल्यू आएगी 4.5, यहाँ लिखेंगे आप 4.5, यहाँ भी लिखेंगे 4.5। करते हैं डिफरेंस फिर से, है ना, रूल तो चेंज होना नहीं है। डिफरेंस करेंगे R1 माइनस R2 आ जाएगा आपका डी का फॉर्मूला पुराना है, डिफरेंस इन रैंक 1 माइनस आपके पास आ जाएगा -1, 3.5 माइनस 4.5 आ जाएगा -1, 5 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4.5 करेंगे तो -2.5 आएगा, और 3.5 माइनस 2 करेंगे तो 1.5 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आइए अब डी का स्क्वायर कर, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25, और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.2। आइए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं और आपको करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। सर ये नया फॉर्मूला क्या है सर, इसमें देखिए, हाँ ये फॉर्मूला थोड़ा सा नया है। जब रैंक्स रिपीट होती हैं तो 6d स्क्वायर, 6 समेशन डी स्क्वायर के आगे क्या लगा दिया है 1/12 m³ माइनस, ये कितनी बार करना है 1/m³, जितनी बार रैंक रिपीट। मेरे केस में 3 बार रैंक रिपीट हो रही, ठीक है ना, क्या चीज़ 3 बार रैंक रिपीट हो रही है, इसीलिए ऐसा 3 बार करेंगे। क्या चीज़ 3 बार करेंगे, ध्यान से देखिए, कितनी बार 3 बार। अभी हम करके दिखाते हैं आपको क्यों, ये 1 बार, ये 2 बार, और यहाँ पर एक बार और रैंक रिपीट हो रही थी, तो इसीलिए 3 बार। ठीक है, ये 1/12 को 3 बार क्यों करेंगे, क्योंकि 3 बार रैंक। आइए करके दिखाता हूँ, इसीलिए डैश 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 लगाया। स्टार्ट करते हैं, करके दिखाते हैं, पहले इसको टोटल कर देते हैं। 9 1 10, 10 1 11, 11 11 और 8 और 19, तो 19.50 आ रहा है समेशन डी स्क्वायर। ठीक है, आइए पुट करते हैं, R इज इक्वल 1 माइनस ब्रैकेट के क्या 19.50 ये रहा, प्लस 1/12, ये m क्या है, m है ये,
ये जो कॉमन रैंक का नीचे वैल्यू आई थी इसका नाम है एम। ये एम किसको लेना है, इसको लेना है। एम किसको लेना है, इसको लेना है। एम किसको लेना है, इसको लेना है। ठीक है, जिससे हम डिवाइड किए थे वो आपका एम है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब। आप लेंगे 2 का क्यूब माइनस, क्योंकि एम क्यूब माइनस एम, फिर प्लस करेंगे 1/12 और फिर लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3। कहाँ से आया 3 का क्यूब, ये वाला। तीसरा वाला एम ये है, एक एम 2, दूसरा एम 3 और तीसरा एम 2। इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा धरी कर दूँ तभी दिखेगा। अब क्या करेंगे, फिर करेंगे 1/12 और m का क्यूब माइनस पूरे के होल अपॉन 5 का क्यूब। सॉल्व कर दिया जाए, 1 माइनस 6। अब आप देखिए 19.5, ये देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 माइनस 3 2 करेंगे तो 6, 6 अपॉन 12 दैट इज 0.5। और यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 3 24, 24 अपॉन 12 करेंगे तो आ जाएगा +2 और यहाँ पर अगेन आ जाएगा 0.5। सबको प्लस करेंगे होल अपॉन 120। ठीक है, सॉल्व कर दें और सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस 6 19.5 हो जाएगा 20 और 2 22.5 22.5 ऑन 1 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काट दे सकते हैं और जो आंसर आएगा उसको डेसिमल में लिख सकते हैं। आपके पास आ गया जब रैंक्स रिपीट हो रही हैं, रैंक्स रिपीट हो रही हैं और आप थोड़ा सा फॉर्मूला क्या करेंगे, ये लगा दें। ध्यान देने वाली बात है इसमें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सारा कुछ आपको मिल जाए तो हमारी ऐप सर तरुण रूपानी है, डाउनलोड कर लीजिए। आपको ये सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाए। हाँ, आपका अपना नोट यहाँ सब उपलब्ध होगा, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको ले इनके मेरिट्स पे। ये रैंक कोरिलेशन का मेरिट क्या है? अगेन रैंक कोरिलेशन समझना आसान है, अप्लाई करना आसान है। कितना छोटा फॉर्मूला था, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन क्यूब एन क्यूब माइनस एन। खत्म। कन्वीनियंट है, रैंक करना कन्वीनियंट है, क्वालिटेटिव डाटा को समझना इसमें ज़्यादा आसान है और यूजेबल इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा ओनली। बुराई 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 क्या है? अनसुटेबल फॉर ग्रुप्ड डाटा। इसका मतलब है अगर कोई क्लास इंटरवल वाली डाटा होगी तो निकालना, और यहाँ तो जहाँ बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, जब 20 या 20 से अधिक ऑब्जर्वेशंस, वहाँ रैंक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत कॉम्प्लिकेट होगा तब। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर ऑफ कोरिलेशन। और समझ में आ गया है, ये श्योरली मालूम है, आपने पूरा अगर देखा होगा वीडियो तो 100% समझ में आया होगा। देखना नहीं, साथ में लगाना है और खुद लगाना है। याद रखिएगा, मैं आपके दिमाग में घुस सकता हूं, आपको याद दिला सकता हूं, पर हाथ आपको चलाना है, लिखना आपको है, सॉल्व आपको करना है। चलते हैं अगले लेसन में। बाय फ्रॉम नाउ।